हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभनाथ। वेलकम टू काइनेटिक वर्ल्ड। तो ऑलरेडी वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो अपलोड कर दिया है मैंने चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारे चैनल का, जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा। जो मैंने बताया था पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि मैं पूरा फिज़िक्स के टॉपिक चूज़ करने से पहले मैं कुछ मैथमेटिकल कुछ करने वाला हूँ, जैसे कि मैथमेटिकल फिज़िक्स का कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा वेक्टर अलजेब्रा। तो फर्स्ट हम अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस कुछ एडवांस पर्सन है, मेरा फर्स्ट लेक्चर ये है, और जहाँ पर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा वेक्टर अलजेब्रा को। तो पहले तो हम समझते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन में कि मैं अगर बात करूँ तो वेक्टर होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है वेक्टर इक्वल टू पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो ये बेसिकली वेक्टर होने का मतलब, वेक्टर में क्या क्या होता है इसका कंपोनेंट मैंने लिखा है। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लाइक मेजरेबल क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ लाइक आवर हैप्पीनेस, आवर सैडनेस, आवर इमोशंस, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, और मास हो गया, वेट हो गया, ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वेक्टर होने का पहला कंडीशन क्या है, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी यानी उसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वांटिटी होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, वो है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि उसका एक वैल्यू होना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर में है, वो है डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी की मैं अगर बात करूँ, स्केलर क्वांटिटी में भी वो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसा कि मैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स के बात करूं तो लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ हो गया, जैसे कि ये स्केल है, इस स्केल का कुछ लेंथ होगा, इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर करने के लिए हमें कुछ ऐसे इसकी डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है इसको। लेकिन मैं अगर बात करूं कि लाइक मैं 5 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस बोर्ड पर, तो ये जो फोर्स है वो किसी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइक डायरेक्शनलेस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं होता। सो यही है वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और एक फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स के मैं अगर बात करूं तो जैसे कि फोर्स, जैसे कि किसी चीज़ में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको एक डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। और दूसरे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स के वेक्टर क्वांटिटीज़ हो सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मींस दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसा कि यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये एक वेक्टर है, तो इसके इक्वल वेक्टर कैसा होगा, इसका इक्वल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वो सेम होगा और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर फर्स्ट वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो सेकंड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में अगर होगा तो हम उन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड हमारा जो डेफिनेशन है वो है जीरो या नल वेक्टर किसको कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को अक्सर हम ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको किसी ना किसी डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो अगर जीरो फोर्स में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या बनता है कि मैं यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका डायरेक्शन के बारे में बात हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जीरो या नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड ऐसा कुछ कह सकते हैं, या डायरेक्शनलेस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो डेफिनेशन मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज विथ ए मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1, यानी कि उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसका वेक्टर है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 हो। तो ऐसा वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। और यह यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अगर हमें कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लाइक ए वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करने के लिए बोले तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यूनिट इसको ए कैप बोलते हैं। तो ए कैप फाइंड करने का तरीका है कि उस वेक्टर को उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है उसी डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो लाइक हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि
ये वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है और उसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए कैप, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है कि रूट ओवर उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट अगर होगा तो उसका भी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आता है, 3i प्लस 4j और पे 9 और 16 उसका 5 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख सकते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो वो 1 आएगा। जैसा कि अगर मैं ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसा निकालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3/5 एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 4/5 इसका स्क्वायर। तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा। जैसा कि दिया हुआ है डेफिनेशन में कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, तो हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना देखा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आता है, ये भी हमने देखा। अब और एक टाइप के वेक्टर के बारे में हम अगर बात करें तो वो है कोलिनियर और हम कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर। तो वो क्या होता है, वेक्टर्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन और पैरेलल टू द सेम लाइन रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको समझते हैं क्या है कि वेक्टर दैट लाई ऑन द सेम लाइन, एक वेक्टर होगा ये और इसी लाइन में मैं अगर और एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दूं और एक वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और क्या बता रहा है, और पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि एक लाइन ऐसा है और उसके पैरेलल में दोनों वेक्टर है, इस लाइन का पैरेलल में दोनों वेक्टर है, तो उन दोनों वेक्टर्स को भी हम पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। अब ये जो बता रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो ये लाइन का यही मतलब है कि अगर वो दोनों वेक्टर सेम लाइन पर है या पैरेलल टू द सेम लाइन है तो उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ये देखिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन इसको हम पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल टू द सेम लाइन है। अब उसका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, जैसे कि मैं अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ कर दूं तो भी इसको हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बस उसको पैरेलल में होना चाहिए, तभी उसको पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका मैथमेटिकल कुछ टर्म लिखा हुआ है कि अगर जैसे कि ए एक वेक्टर है और बी उसका पैरेलल वेक्टर है, तो जहाँ पर क्या होगा कि ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी होगा, मतलब लेमडा कोई ऐसा कोई स्केलर क्वांटिटी होगा जिसका वैल्यू 0 नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ए को बी की टर्म्स में या बी को ए की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के कुछ स्केलर मल्टीपल के मतलब टर्म्स में लिख सकते हैं दूसरी वेक्टर को। अब अगर इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, लाइक इसका डायरेक्शन हम इस तरफ कर देते तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है। सो अब हम देखते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पहले तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसा है, जैसे कि ये है एक वेक्टर सपोज ए है और सेकंड वेक्टर यहाँ से कुछ ऐसा है बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी ऐसा होगा। इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे मैंने तो स्टेटमेंट लिख दिया है, वो लॉ ऑफ एडिशन क्या बताता है, लेकिन उससे पहले अगर हम जियोमेट्रिकली देखें ये कैसे होता है, जैसे कि मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया कि कैसा होता है। ये अगर एक वेक्टर ए हो गया, ये भी हो गया, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि मतलब यहाँ पर अगर कोई वेक्टर है इसको हम इससे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इससे पैरेलली इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसी लॉ ऑफ एडिशन को समझेंगे। हम हमारा पहले जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उससे हम समझेंगे। तो क्या करते हैं हम, ये जो बी वेक्टर है उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया बी वेक्टर। तो अब अगर मैं इसको भी कनेक्ट कर दूं तो ये कैसा हो गया, ये पैरेललोग्राम जैसा हो, इसीलिए इस लॉ ऑफ एडिशन का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है
states that if two vectors originating from a common point, तो हमारा two vectors क्या क्या है, एक वेक्टर है एक वेक्टर बी originating from a common point, यानी कि इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है हमारा दो वेक्टर ए एंड बी. कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ए एंड बी हमारा पैरेललोग्राम जो है उसका एडजेसेंट साइड्स है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम है ये है, उसका दो साइड्स ए एंड बी है. Their resultant vector is represented by the diagonal passing through the same point. हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है उसको वो हमारा इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है. बस यही है. ये मतलब हम जो पहले लॉ पढ़े थे उसका ही कुछ मतलब मॉडिफाई करके हम इसको हम समझ सकते हैं. अब हम देखते हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन. दो वेक्टर ले लेते हैं जैसे कि एक ये वेक्टर और दूसरा, ये दो वेक्टर हमने ले लिया है. सपोज इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा. तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम कुछ ऐसा निकल सकते हैं और एज्यूम करते हैं कि इस रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल पे है. अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन निकालेंगे. सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये वेक्टर को हम थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं. ये पर जो ये वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बी वेक्टर का पैरेलल में है तो ये बी वेक्टर हो जाएगा. जैसे कि मैंने बताया पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में, तो ये बी वेक्टर हो गया. ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन में. सपोज ये ओ है, ये पी क्यू एस है क्योंकि आर हमने ले लिया है, पी क्यू एस है, और सपोज ये एन है. ठीक है, सो ट्राइंगल ओ क्यू एन से हम क्या लिख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इससे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर. ऐसा हम लिख सकते हैं इसको. ओ क्यू तो क्या है, ओ क्यू हमारा ये जो आर है इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं. ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर. अब ओ एन, अब यहाँ पर जो ओ एन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस एन, ओ एस प्लस एस एन, और यहाँ पर क्यू एन है, क्यू एन स्क्वायर. ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं जो ओ एस है उसका क्या वैल्यू है, ओ एस का वैल्यू है जो हमारा वेक्टर ए उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ. ठीक है, ओ एस. और एस एन क्या होगा, एस एन अगर हम ट्राइंगल इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करें कुछ ऐसा, क्यू एन एंड एस को, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हम ऐसा ड्रॉ करते हो, ये है बी और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा. ठीक है ना, तो ये वेक्टर हमारा बी है और ये थीटा है. इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, जो एस एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस एन क्या होगा, एस एन हो जाएगा बी कॉस थीटा. इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू बी कॉस थीटा. और क्यू एन क्या हो जाएगा, क्यू एन जो है, क्यू एन को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा. इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस एस एन को हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, और क्यू एन को लिख सकते हैं ए स्क्वायर आ रहा है और
यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इससे हमें मिल रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या होता है 2ab cos थीटा। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलते हैं वो क्या होता है, अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया है कि मैग्नीट्यूड ये होने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होने वाला है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करेंगे। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, जिसको हम अल्फा माना है, उस अल्फा का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल QON पे देखेंगे क्या है कि यहाँ पे अगर हम tan अल्फा लिखे तो क्या हो जाएगा QON से QN डिवाइडेड बाई ON, और tan अल्फा इक्वल टू QN का क्या वैल्यू मैंने लिखा था, QN इक्वल टू B साइन थीटा। तो QN का वैल्यू पुट कर देता हूँ, QN इक्वल टू B साइन थीटा। अब ON क्या है, ON है वेक्टर A प्लस SN। तो वेक्टर A मतलब उसका मैग्नीट्यूड और SN का क्या वैल्यू मैंने लिखा है B cos थीटा। तो B cos थीटा, तो ऐसे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी मिल गया, जो कि है अगर मैं अल्फा की वैल्यू बात फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। और मैं पहले से बता दे रहा हूँ मैं मतलब कैसे निकाला है। पहले तो हमारे पास दो वेक्टर था, वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये दो वेक्टर हमारे पास था, और इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा होता है, ये हमने पहले देखा है। अब हमें क्या निकालना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है, मतलब कितना एंगल पे होगा कुछ। अब देखते हैं कैसा मिला हमें, पहले से एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब बी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर जो पैरेलली हम बी वेक्टर को शिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है, और क्यू से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसको हम इधर आगे ले जाते हैं, और क्यू एन क्या है, जो ओ एन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। पहले क्या करते थे, ट्रायंगल ओ क्यू एन जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। वहाँ पर ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ओ क्यू का वैल्यू ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका वैल्यू हम मतलब आर लिया है, और मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हमने आर लिया है, आर स्क्वायर लिख लिया, और उसके बाद ओ एस हमारा सिंपली वेक्टर ए हो जाएगा, और एस एन का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। मतलब ये जो क्यू एस एन ये ट्रायंगल को हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया, वहाँ से हम एस एन की वैल्यू एंड क्यू एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि एस एन है होने वाला है बी कॉस थीटा, एंड क्यू एन जो है वो बी साइन थीटा होने वाला है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं और हमें यहाँ से मिल जाता है जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो मिल जाता है। अब हम ट्राइंगल क्यू ओ एन इस ट्राइंगल को लेते हैं, वहाँ पर हमें tan अल्फा की वैल्यू हम अगर निकाले तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू एन है, और क्यू एन का वैल्यू क्या है, क्यू एन का वैल्यू हमने निकाला है, क्यू एन का वैल्यू है बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा एंड जो बेस है वो क्या है, ओ एस प्लस एस एन है। तो ओ एस का वैल्यू तो ए है और एस एन का वैल्यू हमने निकाला है जो कि बी कॉस थीटा। जैसे हम अगर अल्फा की वैल्यू निकाले तो tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो आज की वीडियो को ये तक ही रखते हैं वेक्टर अलजेब्रा का, और आने वाले लेक्चर्स में हम वेक्टर अलजेब्रा की रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद देखते हैं सब लेने कि वेक्टर कैलकुलस करूं, और ऐसे ही मतलब धीरे धीरे हम नए नए टॉपिक्स को शुरू करेंगे, उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।